to our channel. Our today's topic for discussion is the central bank. What is the meaning of a central bank? What will be its objectives? What will be the functions? And what will be its importance in an economy? So, it is an important topic for your 11th and 12th and further studies. Okay, आगे भी बहुत काम आने वाला है ये topic. So, let's get started. So, what is a central bank? It is the apex bank that controls the entire banking system of a country. चलो ये तो सब किताबी भाषा हो गई. Okay, let's just understand what a central bank is. Okay, so अपने खुद के कंट्री से शुरुआत करते हैं. For India, a central bank is Reserve Bank of India. Okay, Reserve Bank of India was created in 1935, right? So as we all know, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, राइट? एंड उससे भी 12 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन चुका था. सो व्हाट डज दैट मीन कि सेंट्रल बैंक का इतना इम्पोर्टेंस था कि वो अंग्रेज जिनको इंडिया को एक्सप्लॉइट ही करना था, यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल नहीं करना था, उन्होंने भी सोचा कि एक सेंट्रल बैंक होना ज़रूरी है. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन 1935. एक एक्ट लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में एक्ट बनाया एंड 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई एंड उसने अपने ऑपरेशंस चालू किए इंडिया में. ओके, सो एक सेंट्रल बैंक क्या होता है? जैसे एक नेशन है, उसकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, जैसे हम इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ते हैं. पैसा जो है, हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं, उसके अगेंस्ट में पैसे का लेन देन होता है. तो पैसा कहाँ से आता है? कभी सोचा है आपके पास में जो 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट है, वो कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? और उस पेपर में, उस कागज के टुकड़े में इतनी वैल्यू कैसे है कि वो 500 रुपए की चीज खरीद सकता है? कौन उसको इतनी अथॉरिटी दे रहा है? कभी सोचा है उस तरीके से? ये सारा काम, नोट को बनाना, नोट को सर्कुलेट करना, उसको ये पावर देना कि वो इतने रुपए की चीज खरीद सकता है, ये सब एक सेंट्रल बैंक देता है एक करेंसी को. ठीक है. सो व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? इट इज द एपेक्स बैंक जो कंट्री के इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है. इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, इतनी सारी बैंक्स जो आप सुनते हैं, नेशनलाइज बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे बैंकिंग चैनल्स को, बैंकिंग सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है. हम यहाँ सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे, एक सेंट्रल बैंक क्या होता है, पर हम हर चीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे. बिकॉज जब अपना खुद का होता है ना, अपनी खुद की बात होती है, तो चीजें ज्यादा इजीली समझ आती है, राइट? सो सेंट्रल बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरे देश के मतलब पूरे देश में जो मनी प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको कंट्रोल करता है. तो मनी का प्रोडक्शन भी सेंट्रल बैंक करता है और मनी का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेंट्रल बैंक करता है. ठीक है. और इन मॉडर्न इकोनॉमीज द सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ मेंबर बैंक्स. अभी की जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं 2000s के बाद में, उसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, और मेंबर बैंक्स जो है, नीचे बैंक्स जो काम करती हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना. ठीक है. अ सेंट्रल बैंक इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ. सी, बैंक जो है, सेंट्रल बैंक को पावर कहाँ से? आरबीआई को पावर है नोट इशू करने का, आरबीआई को पावर है करेंसी सर्कुलेट करने का, आरबीआई को पावर है बैंकों को नीति नियम बताने का, बैंकों को रूल्स बताने का. पर ये पावर आरबीआई को किसने दिया? आरबीआई कौन है भाई? वो पावर आरबीआई को भी एक लॉ ने दिया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है ना, उस लॉ में आरबीआई के कुछ सर्टेन पावर्स लिखे हुए हैं. वो लॉ आरबीआई को पावर्स देता है कि वो बैंकों को रेगुलेट करे, बैंकों को ऑर्डर्स दे, बैंकों से काम करवाए, या बैंकों से कंप्लायंस करवाए, या फिर नोट इशू करे, गवर्नमेंट को एडवाइस दे. ये सारे जो काम है वो उस लॉ में लिखे हुए हैं. ठीक है. एंड सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. वो जो भी ऑपरेशंस कर रहा है इकोनॉमी में, उससे जो भी पैसा कमा रहा है ना, उस पैसे को यूज नहीं करता. पैसा कमाना उसको मना है वैसे, इट हैज नॉट टू क्रिएट एनी प्रॉफिट आउट ऑफ एनी ऑपरेशंस. पर फिर भी अगर कोई पैसा जनरेट हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको वो सारा पैसा गवर्नमेंट को सौंप देना होता है. एग्जाम्पल्स क्या है सेंट्रल बैंक के? इन इंडिया इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन यूएसए इट इज फेडरल रिजर्व, एंड इन चाइना इट इज पीपल्स बैंक ऑफ चाइना. सबके नाम अलग अलग हैं, पर सब अपने अपने कंट्री में सेम काम करते हैं. ठीक है. अब सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या सोच के ये सब, वो मतलब उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों करना है ये सब उसको?
तो द फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो हम क्या देख रहे थे, द लास्ट लॉकडाउन इन मार्च 2020 व्हाट हैपेंड वाज गवर्नमेंट ने सडन लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल, फूड एंड एडिबल आइटम्स एंड अदर मेडिकल एंड ऑल सर्विसेज थोड़ा बहुत चालू था। तो जब सब कुछ सडन बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बंद हो गया, और जब प्रोडक्शन बंद हो गया तो लोगों की डिमांड्स बढ़ी, क्योंकि भले ही लोग घर में बैठे थे पर खाना तो चाहिए, पानी तो चाहिए, कपड़े चाहिए ना, छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज जो है हमारी वो सब तो चाहिए ना। तो उस वजह से क्या हुआ कि चीज़ों के दाम बहुत बढ़ने लग गए थे, और लोग जो दूसरे जगह पे जाके रह रहे थे और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे उनका था, जैसे बिहार का आदमी गुजरात में काम कर रहा है तो उसने क्या किया, जब लॉकडाउन लगा तो उस दौरान इधर से छोड़ के अपने गांव चला गया। अब वहाँ पे रह के ना तो कुछ कमा रहा है, ना यहाँ पे की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, गुजरात की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ऐसे करके जो पूरा फाइनेंशियल मिसबैलेंस हो गया, इसीलिए इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी डाउनफॉल में चली गई। दैट्स वाई अब जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगा पा रही है गवर्नमेंट, बिकॉज लास्ट टाइम इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत एक्सपीरियंस की है इकोनॉमी ने। देन कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। आरबीआई सेंट्रल बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखने का। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं और ऐसा सोचते होंगे ना कि अगर पैसा आरबीआई बना रही है, नोट्स आरबीआई ही बना रही है, तो क्यों ना वो खूब सारा पैसा छाप के और लोगों में बांट देती है, तो गरीबी कम हो जाएगी, लोग गरीब नहीं रहेंगे, किसी को पैसे की कमी नहीं होगी। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट इज, मान लीजिए कि आप सब 12th के स्टूडेंट्स हैं एंड आप सभी को गवर्नमेंट 5000 पर मंथ स्टाइपेंड दे रही है, जस्ट फॉर सेक, ऐसे जिसको जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा स्कीम निकाला कि जो भी 12th में पढ़ता है उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5000 पर मंथ स्टाइपेंड देगी, ठीक है। अब व्हाट हैज हैपेंड, ऐसे 50 स्टूडेंट हैं मान लो इकोनॉमी में जिनको 5-5 हज़ार हर महीने मिल रहे हैं। तो अब जो पहले हम खर्चा कर रहे थे अपने पेरेंट्स के बेसिस पे, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होके, तो हम 4 की जगह एक चीज़ खरीदते थे, अपनी वांट्स को, नीड्स को कम रखा हुआ था, बिकॉज वो पेरेंट्स से मांगना पड़ रहा था। पेरेंट्स डांट देते थे कभी कि नहीं लेना है, अभी ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीदनी है चीज़ें। पर अब जब पैसा खुद का है, खुद के पैसे हैं, तो व्हाट विल यू डू, डिमांड बढ़ाओगे ना कि आज ये लेना है, कल वो लेना है, इस मंथ में ये ले लूंगी, वो ले लूंगी, ऐसे करके यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग योर वांट्स एंड नीड्स, डिमांड बढ़ती जाएगी। बट ऑन द अदर साइड उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन वो का वही है। अगर आपको बहुत सारे कपड़े खरीदने, आपके पास पैसे आ गए हैं, मान लीजिए आपको 10 कपड़े खरीदने हैं महीने के, पर वहाँ पे प्रोडक्शन 100 कपड़े का ही हो रहा है और आपके जैसे 50 और लोग हैं जिनको और चीज़ें खरीदनी है, तो डिमांड्स बढ़ गई बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, मतलब सप्लाई नहीं बढ़ा इकोनॉमी में। तो जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो जब 100 चीज़ें किसी को बेचनी है और सामने 200 के ग्राहक खड़े हैं, 200 प्रोडक्ट के ग्राहक खड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार के पास 10 टी शर्ट्स हैं, आप लेने पहुंचे एक टी शर्ट अपने लिए, आपके पास अच्छे पैसे हैं, वैसे ही आपके जैसे 15 लोग और आ गए और उसके पास टी शर्ट्स 10 ही हैं, 10 टी शर्ट्स 15 लोग। अब डिमांड देख के वो क्या करेगा, वही 500 की टी शर्ट को 700 में बेचेगा। अब 15 की जगह और 5 लोग और आ गए, अब 20 लोग हो गए, 10 टी शर्ट्स 20 लोग, तो वो 500 की टी शर्ट अब 1000 रुपए में बिकेगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है और सप्लाई सेम रहता है ना, तो कंट्री में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसीलिए पैसा छाप देने से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, मनी की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। देन एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स जो पब्लिक के साथ डील करती है, आप और मैं के साथ डील करती हैं। जो बैंकों में आप जाके पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी कर रहे हैं, वो बैंक्स कमर्शियल बैंक्स कही जाती हैं, ठीक है। और सेंट्रल बैंक अलग होती है, सेंट्रल बैंक के साथ पब्लिक डील नहीं करती, उसके साथ बैंक्स डील करती हैं। तो सेंट्रल बैंक इज समवन, समथिंग विच इज ऑन द टॉप, उसके नीचे कमर्शियल बैंक जो हमारे साथ डील करते हैं। देन टू रेगुलेट एंड कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इंडिया की करेंसी और फॉरेन की करेंसीज के बीच में जो
रेट निकल के आता है कि डॉलर का आज का रेट 72 रुपीज़ है, तो ये कौन डिटरमाइन करता है, कौन कंट्रोल करता है? इट इज आरबीआई हु कंट्रोल्स इट इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज द रेस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स. ओके, देन रेगुलेट सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी. अब पैसा छापना और पैसा कंट्रोल करना सब कुछ आरबीआई के हाथ में है, छापना भी उसके हाथ में है, और बैंकों को गाइड करना कि कितना लोन देना है, किसको लोन देना है, ये भी आरबीआई कर सकती है. सो एक तरह से ये दोनों काम करके वो मनी का सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में. देन कम्स फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक. सबसे पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का इशूइंग नोट्स. ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को अधिकार है नोट्स को छापने का, मतलब कंट्री में नोट्स को प्रिंट करने का सिर्फ और सिर्फ राइट सेंट्रल बैंक को है. हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. इंडिया में ₹2 to 2000, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 का, 500 का, 100 का, 2000 का, ये सारे नोट्स आरबीआई प्रोड्यूस करता है. और 1 रुपए का नोट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है, वो बनाती है. ठीक है, और उसके अलावा जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है. और इन सबका सर्कुलेशन का ड्यूटी आरबीआई का है. चैनल में लाना, इकोनॉमी में लाना, ये काम आरबीआई का है. छापने का आधा काम आरबीआई का है, आधा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, नोट की 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं. नासिक देवास की जो है 4 है, नासिक, देवास, मैसूर एंड साल्बोनी. नासिक और देवास की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं, और ये मैसूर और साल्बोनी की आरबीआई के अंडर में आती हैं. ये सब मिलके नोट छापते हैं, और सिक्के छापने के मिंटिंग हाउसेज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और इन सब का सर्कुलेशन करने का काम आरबीआई का है. इसीलिए उसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं ये आरबीआई के. एंड बैंक की जो नोट्स हैं, आपकी जो करेंसी नोट्स हैं, उस पर साइन करने वाली अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है, जो आज की तारीख में शक्तिकांत दास हैं. ठीक है. देन बैंकर टू द गवर्नमेंट. आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है. एज इन सारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं आरबीआई के पास में. आरबीआई के पास और किसी इंसान का अकाउंट नहीं है, आप और मैं का किसी का अकाउंट नहीं है. बैंक्स के अकाउंट्स हैं और गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं. आरबीआई एक एजेंट की तरह भी काम करता है. जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बनाता है, ट्रेजरी बिल्स बनाता है, उसके अगेंस्ट में मार्केट से पैसा उठाता है. और वो ट्रेजरी बिल्स की बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए आरबीआई उसके एजेंट की तरह काम करता है. आरबीआई हेल्प करता है उसको. ठीक है. एंड देन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर होता है. हर 2 महीने से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है. मॉनेटरी पॉलिसी हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे. हर 2 महीने से मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होता है. मार्केट में कितना पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बैंकों को कितना लोन देना है, इस सब का रिव्यू होता है. ये सब आरबीआई हर 2 महीने से करता है. तो वो गवर्नमेंट को हेल्प करती है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए. तो एक तरह से आरबीआई जो है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है. देन हर साल आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एक बजट निकालती है. बजट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इस साल में कितने खर्चे होंगे और हमारी कितनी इनकम्स हैं. तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट. हम अभी डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे खर्चे ऑब्वियसली हमारे इनकम से ज़्यादा हैं. तो जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम्स कम होती हैं तो उसको डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. इन एक्चुअली इकोनॉमिक टर्म्स उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. तो फिस्कल डेफिसिट जो है उसको ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी आरबीआई से पैसा लेती है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल्स बनाती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है और आरबीआई को देती है. आरबीआई उसके अगेंस्ट में उनको 90 दिन के लिए लोन देता है. इसको डेफिसिट फिनेंसिंग कहते हैं. वो अपने डेफिसिट को आरबीआई से फिनेंस करवाती है. तो इसमें भी गवर्नमेंट को आरबीआई हेल्प करती है. देन बैंकर्स बैंक. हर गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक का अकाउंट है आरबीआई के साथ में. और ये जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसका पूरा सुपरविजन, रेगुलेशन भी आरबीआई करता है. कोई भी बैंक अपनी मर्जी से ऑपरेट नहीं कर सकती, बिकॉज इतने सारे लोगों का पैसा संभाल रही है बैंक्स. तो उनके ऊपर किसी का कंट्रोल होना चाहिए, वरना जो बैंक्स अपनी मनमानी करने लगेंगे. इसलिए आरबीआई उनको कंट्रोल करती है. उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि तुमको ये फॉलो करने हैं. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखे हुए हैं 1949 के. तो वो नीति नियम को फॉलो करवाना आरबीआई का काम है. देन कमर्शियल बैंक्स जो हैं
उनके कस्टमर्स हम हैं, वैसे ही आरबीआई के कस्टमर्स कमर्शियल बैंक्स हैं। उनको जब लोन चाहिए होता है या अपना एक्सेस डिपॉजिट रखना होता है तो वो आरबीआई के पास में जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमें जब लोन चाहिए तो हम बैंक्स के पास जाते हैं, या हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो हम बैंक्स में जमा करवाने जाते हैं। तो वैसे ही जब बैंकों के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है या लोन की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, इसलिए उसको बैंकर्स का बैंक कहते हैं। एंड ये सेकेंड थर्ड फंक्शन था उसका। देन वी गो टू लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कोई भी नहीं होगा तो कोई एक होगा, दैट इज लास्ट रिजॉर्ट। तो क्या होता है, आपने अभी रिसेंट में येस बैंक का देखा होगा, ठीक है। तो आरबीआई के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि कोई भी बैंक फेल ना करे, नो बैंक शुड कोलैप्स, ओके। अगर बैंक कोलैप्स कर जाता है ना तो जो लोगों का करोड़ों का पैसा पड़ा है ना वो डूब जाएगा, और वो पैसा चुकाएगा कौन? और अगर किसी का पैसा डूब गया तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा खराब इफेक्ट आएगा, पूरी इकोनॉमी सफ़र करेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी बैंक्स जो हैं अपनी डिपॉजिट से ज़्यादा लेंडिंग कर देते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लेंडिंग कर देते हैं, ज़्यादा लोन दे देते हैं। तो जब ज़्यादा लोन दे देते हैं ना तो ऐसा हो गया कि मान लो बैंक के पास आज 100 करोड़ थे और उसने आज 100 करोड़ वापस किसी को सामने लोन में दे दिए, पर अब कल उसमें से 10 करोड़ का पेमेंट आ गया, तो बैंक कहाँ से लाएगी 100 करोड़ वापस? सामने वाले से तो आप 15 साल में आपने कमिटमेंट किया है कि आप मुझे 15 साल में पे करना, पर वो 10 करोड़ लेने आ गया है। तो ऐसे केस में अगर उसको पेमेंट नहीं किया तो पब्लिक के माइंड में क्या इंप्रेशन जाएगा कि बैंक फेल कर गया है, बैंक डूब रहा है। तो सिर्फ वो कस्टमर नहीं, बाकी के जो 90 करोड़ के कस्टमर्स हैं ना वो भी भाग के आ जाएंगे अपना पैसा निकालने के लिए। तो ये सिचुएशन क्रिएट होने से ना बैंक की इमेज भी खराब होती है और इकोनॉमी में हैवॉक मच जाता है। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए आरबीआई जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को लोन्स देता है कि अपनी वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को मीट करने के लिए। उससे बैंक की रेपुटेशन भी बच जाती है और ये जो हैवॉक क्रिएट होने से भी बच जाता है। और आरबीआई इंश्योर करती है, गारंटी देती है कि कस्टमर का पैसा डूबेगा नहीं। तो जैसे येस बैंक का हुआ था, इफ यू नो, कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि एसबीआई से विजय माल्या ने कुछ लोन उठा के एंड ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम इंडिया, ओके। और सामने साथ साथ कुछ 2-3 केसेस ऐसे और भी आ गए थे। तो व्हाट हैपेंड कि मतलब पंजाब नेशनल बैंक से एंड नेशनलाइज्ड बैंक से लोग पैसा निकालने लगे, सबको बैंक से ट्रस्ट उठ गया, तो पैसे पे पैसा निकाले जा रहे थे सबके सब। तो व्हाट दैट पंजाब नेशनल बैंक के वहाँ के सीईओ ने किया कि ही ऑर्डर्ड द मैनेजमेंट कि फिल द एटीएम्स विथ मनी, सारे एटीएम्स को फिल कर दो पूरे पैसे से, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि बैंक डूब रहा है या बैंक के पास पैसा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन ना आए, इसकी गारंटी आरबीआई देती है। इससे इकोनॉमी में जो है मतलब नेगेटिव माहौल फैल जाता है, तो उससे बचने के लिए आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देती है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसलिए कहते हैं उसको। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भारत में जितना भी बाहर का करेंसी आता है ना उसका सारा स्टॉक आरबीआई रखती है, ना तो कोई बैंक रखता है ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में रहता है। तो फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन एक्सचेंज 3 फॉर्म्स में रहता है इंडिया में। एक तो गोल्ड, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, ये थोड़ा टेक्निकल है, हम इसको बाद में कभी समझेंगे। एंड फॉरेन करेंसीज, दूसरी देशों की जो 5 मेन करेंसीज है उसके फॉर्म में मोस्टली रखते हैं। तो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है ना वो सारा स्टॉक और गोल्ड का स्टॉक और इंटरनेशनल करेंसीज का स्टॉक वो अपने पास रखता है, किसी बैंक के पास रखा हुआ नहीं है वो। एंड जब भी किसी बैंक को वो रिसीव भी होता है ना तो वो उसको आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। एंड आरबीआई इज ऑल्सो एजेंट टू आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडिया को रिप्रेजेंट आरबीआई करता है, ठीक है। देन मतलब जो एक्सचेंज रेट हमारी निकलती है, डॉलर के सामने इतनी, यूरो के सामने इतनी, पौंड के सामने इतनी, येन के सामने इतनी, ये जो वैसे तो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे जो डिमांड एंड सप्लाई है डॉलर की, रुपी की, उससे वो निकलती है। बट अगर वो एक हद से बाहर जाने लगे ना तो उसको कंट्रोल करने का काम भी, उसको स्टेबलाइज करने का काम भी आरबीआई करता है, टू से सेंट्रल बैंक करता है, ओके। देन क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सी पहले कैसा होता था कि जैसे आपका खाता एक्सिस बैंक में है एंड आपने किसी बैंक ऑफ बड़ौदा वाले को पेमेंट दिया है, तो अब पेमेंट देना है तो यू विल गिव अ चेक कि आप इसको कैश करवा लेना। तो अब वो पर्सन सीधा एक्सिस बैंक नहीं जा सकता, वो क्या करेगा अपनी बैंक में एक्सिस बैंक में जाके आप अपने चेक, अपनी बैंक में जाके अपने चेक को जमा कर देगा, ठीक है।
तो जब चेक को जमा करेगा तो पहले ऐसा होता था कि वो चेक को इकट्ठा करके बैंक ऑफ बड़ौदा वाले एक्सिस बैंक को भेजेंगे, एक्सिस बैंक सब चेक करेंगे, पेमेंट भेजेंगे, फिर पेमेंट होता था। इस प्रोसेस में 15-20 दिन हो जाते थे। फिर बाद में आरबीआई ने सिस्टम लाया क्लियरिंग हाउस का। इसमें कैसा होता है कि मान लो एक एक्सिस बैंक वाले ने बीओबी वाले को पेमेंट दिया है, तो वो जो है वो अपने अकाउंट में चेक भरवाएगा, चेक जाके बैंक में डालेगा, बैंक जो है स्कैन्ड इमेजेस दूसरी बैंक को भेजेगी, दूसरी बैंक उस स्कैन्ड इमेजेस को चेक करेंगी, और फिर इन सब बैंक्स के अकाउंट्स हैं आरबीआई के साथ में, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस में सबके अकाउंट्स हैं, तो कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सबका अपना अपना अकाउंट डेबिट हो जाता है और सामने वाले को क्रेडिट मिल जाता है। तो ये जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी करती है आरबीआई, ये सारा मैनेज आरबीआई करती है। इंडिया में जो है क्लियरिंग ग्रिड वाइज होती है, वेस्टर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड, सेंट्रल ग्रिड, तो वो ग्रिड भी आरबीआई ने क्रिएट करके रखे हैं ताकि ये जो सेटलमेंट है पेमेंट्स का वो इजीली हो सके। देन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है, पैसे का सप्लाई कंट्रोल करना, प्लस ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मतलब लोन्स का क्रिएशन कम करना, ये भी आरबीआई देखती है। तो आरबीआई क्या करती है, देखिए एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, चीज़ों की प्राइस में बढ़ोतरी होना, इंक्रीज इन प्राइसेस, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस। एंड डिफ्लेशन उल्टा, प्राइस कम हो रही है। प्राइस बढ़ती कैसे है, मैंने आपको बताया, जब डिमांड बढ़ जाती है, पर पैसे का फ्लो बढ़ा है तब डिमांड बढ़ी है ना। मनी इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ गया है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, पर उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, तो डिमांड हाई होने से और प्रोडक्शन सेम रहने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। सेम अगर पैसा कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो लोग कम खरीद रहे हैं और चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं, वेस्ट हो रही हैं, तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है। तो ये दोनों सिचुएशन कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। प्राइसेस ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, प्राइसेस कम होना भी अच्छा नहीं है। अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब बहुत डिमांड है, प्रोडक्शन नहीं है, और अगर कम हो रही है तो मतलब डिमांड नहीं है, लोगों की खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों ही केसेस इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए आरबीआई का ड्यूटी है स्टेबलाइज करना, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। ओके, एवरीथिंग नीड्स बैलेंस, तो ये बैलेंस में हो उतना अच्छा है। तो आरबीआई का ड्यूटी है उसको बैलेंस करने का, तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कुछ टूल्स यूज़ करके। वो टूल्स की हम आगे इसी लेक्चर में बात करेंगे। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। जैसे जितना मतलब पैसा होगा इकोनॉमी में वो बैंकों के थ्रू ही आता है, तो बैंक जो पैसा फ्लो में ला रहे हैं उससे क्रेडिट क्रिएशन होता है। वो लोन देंगे, फिर आगे वापस किसी को लोन देंगे, कुछ रिपेमेंट आएगा, कुछ डिपॉजिट्स आएंगे, उससे पैसा और क्रिएट होता जाता है, तो उसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो वो क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करना आरबीआई की ड्यूटी है, क्योंकि उससे जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस बन सकती हैं। देन ये सब सेंट्रल बैंक करता कैसे है, मनी सप्लाई को कम कैसे करता है इकोनॉमी में, हाउ डू इट डू दैट, मतलब कैसे कर सकते हैं ऐसे। तो कुछ वेरियस मेजर्स हैं जिसको फॉलो करके आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। सबसे पहले आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी नथिंग, देयर आर सर्टेन टूल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उन टूल्स को यूज करता है ताकि कंट्री में मनी सप्लाई कम रहे। मनी सप्लाई कम हो या बढ़े, वो उस चीज़ को उस अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कभी कभी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि उससे लोन क्रिएशन भी कंट्रोल होता है। देन व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। एक ये क्वांटिटेटिव है जिससे पैसे का क्वांटिटी इकोनॉमी में कम या ज़्यादा होगा, और एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब कौन से सेक्टर में कितना पैसा जाना चाहिए, और मतलब किस सेक्टर में कितना पैसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसको जो कंट्रोल करता है क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है ना वो 3 तरह के हैं, रिजर्व रेशियोज हैं, पॉलिसी रेट्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिजर्व रेशियोज। आरबीआई एक्ट में मैंडेट किया हुआ है कि हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट, मान लीजिए आज बैंक के पास 100 रुपये आए हैं टोटल डिपॉजिट, कस्टमर्स ने आके 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं, सब मिला के आप 100 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। 100 करोड़ किसी सारे कस्टमर्स ने मिलके आज की डेट में डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक पूरा 100 करोड़ का लोन नहीं दे सकता। आरबीआई एक्ट के अंदर बैंकों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि उनको करंटली 4% कैश रिजर्व रेशियो में रखना है। दैट मीन्स 4% ऑफ 100 करोड़, यानी 4 करोड़ बैंक्स कैश फॉर्म में अपनी तिजोरी में रखेंगे साइड में।
उसको यूज नहीं करेंगे वो लोन्स देने में, तो 4% आज का करंट प्रेजेंट ये चल रहा है 4%। आरबीआई की इच्छा हुई तो कभी इसको बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, ठीक है। तो जब आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो वो कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी, मान लीजिए 4 से 3.5 कर देगी। तो जहां पहले 96 करोड़ ही बैंक लेंड कर सकती थी, अब 96.5 करोड़ लोन्स में दे सकती है, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो जब भी बैंक को मनी सप्लाई कंट्रोल करना होगा ना, तो कैश रिजर्व रेशियो को कम करेगी, और मनी सप्लाई अगर बढ़ाना होगा मनी सप्लाई तो कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी, और अगर कंट्रोल करना होगा तो कैश रिजर्व रेशियो को 4 से 4.5 कर देगी, जिससे बैंकों के पास थोड़ा कम पैसा रहेगा आगे देने के लिए, ठीक है। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मींस कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स बैंक हैव, बैंक के पास जो आज की तारीख में सारा डिपॉजिट आया है उसका टुडेज डेट में 18.5% बैंक को सिक्योरिटीज या गोल्ड के फॉर्म में आरबीआई को देना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा रहेगा। तो कैश रिजर्व रेशियो बैंक खुद के पास रखेगा कैश फॉर्म में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक आरबीआई को देगा सिक्योरिटीज और गोल्ड के फॉर्म में। तो ये जो है कहने का मतलब, ये सब रखने का मतलब क्या है, बैंक पूरा 100% डिपॉजिट को लोन में नहीं दे सकता, इससे बैंक की वायबिलिटी भी बनी रहेगी और कभी फाइनेंशियल क्रंच क्रिएट नहीं होगा बैंक के लिए, इसलिए बैंक आरबीआई ने ये रूल्स बनाए हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आज की तारीख में 18.5% है, ओके। सो अगर बैंक को, आरबीआई को इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना होगा तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम कर देगी, और अगर उसको घटाना होगा तो एसएलआर को बढ़ा देगी, ठीक है। देन कम्स पॉलिसी रेट्स, ठीक है। पॉलिसी रेट्स यानी बैंकों के बीच में, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बीच में जो लोन्स और रुपीस का लेन देन होता है वो फ्री में नहीं है भाई, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तो ये जब बैंकों को मान लीजिए कुछ टाइम के लिए थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच फील हो रहा है तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है, हमने पहले भी बात की थी, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंकर्स टू बैंक। तो आरबीआई का काम है बैंकों की वो लिक्विडिटी क्रंच को क्लियर आउट करना, तो कुछ अलग अलग फॉर्म में वो बैंकों को हेल्प करती हैं। सबसे पहला है कि अगर बैंक को 90 डेज या उससे ज़्यादा लोन चाहिए आरबीआई से, 90 डेज या उससे ज़्यादा लोन चाहिए आरबीआई से, तो वो आरबीआई के पास जाएगी कि मुझे लोन चाहिए 90 दिन और उससे ज़्यादा में, तो आप मुझे दीजिए। तो आरबीआई उससे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगेगी, पर थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी, उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। 90 डेज एंड अबाव पे जो लोन मिल रहा है बैंकों को, उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। तो जब आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में पैसे का सप्लाई कम हो जाए तो आरबीआई बैंक रेट को ज़्यादा कर देगी। क्यों? क्योंकि उससे बैंक जो है पैसा लेने से डिस्करेज होंगे, आरबीआई से पैसा मांगने से डिस्करेज होंगे। वो सोचेंगे यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, आरबीआई को बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो छोड़ो थोड़ा मैनेज कर लेंगे पर लोन नहीं लेंगे उससे। वैसे ही सेकंड, जब आरबीआई से बैंकों को 7 से 14 दिन तक के लिए पैसा चाहिए, आरबीआई से बैंकों को पैसा चाहिए 7 से 14 दिन के लिए, तो वो उससे लोन मांगेगी कि मुझे 14 दिन तक के लिए लोन चाहिए। तो वो लोन जो मिलेगा उसको, उसमें उसको सामने सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी है आरबीआई को, तो आरबीआई लोन देगा। और बैंक इंश्योर करेगा कि 14 दिन से पहले मैं अपनी सिक्योरिटीज को वापस आपसे रीपरचेज करके और आपका लोन पे बैक करके जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड रीपरचेज ऑर्डर, रेपो, रीपरचेज ऑर्डर। मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपसे रीपरचेज करके ले जाऊंगा और लोन चुका के जाऊंगा, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म 14 दिन के लिए जो आरबीआई से लोन ले रहा है बैंक, उसको रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को ठीक करने के लिए लेती है बैंक। देन रिवर्स रेपो रेट, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा ही नहीं है ना हर बार बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाएगा, कभी बढ़ता भी तो है ना यार। तो अगर पैसा बैंकों के पास बढ़ गया है और वो सोचे कि क्या करेंगे, अपनी तिजोरी में पड़ा ये कुछ पैसा इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, तो वो अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास पार्क कर देगी। आरबीआई को कहेगी कि मेरे पास थोड़ा एक्सेस पैसा पड़ा है, आप मुझसे ले लीजिए और उसको अपने पास रखिए। तो ऐसे केस में
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है आरबीआई वो है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बैंक को पे कर रही है और रेपो रेट बैंक आरबीआई को पे कर रही है। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट है सेम चीज। इस केस में भी आरबीआई बैंकों के पास जो है ना सिक्योरिटीज रखेंगी, सिक्योरिटीज देंगी बैंकों को, आरबीआई भी रिपर्चेस करने का प्रॉमिस करेंगी। तो दोनों सेम ही चीज है, बस एक में आरबीआई से बैंक लोन ले रहा है और दूसरे में बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 1% कम होता है, क्योंकि आरबीआई प्रॉफिट नहीं बनाता, तो आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकता। ओके, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकों को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, पर उसको एक दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, जस्ट फॉर वन डे। तो वन डे की पैसे की जो जरूरत है वो कैसे कंप्लीट कर, तो वो आरबीआई के पास जाएगा कि मुझे सिर्फ एक दिन के पैसे की जरूरत है, सिर्फ एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो आरबीआई देगा मार्जिनल फैसिलिटी के नीचे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर उसको पैसा देगा, पर उसके भी कंडीशन है, उसको अपनी 2% नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। मान लो उसका एनडीटीएल 100 करोड़ है तो 2% से ज्यादा नहीं मिलेगा उसको। तो जब भी बैंक को लगेगा, आरबीआई को लगेगा कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम करना है, तो वो इन सारी रेट्स को बढ़ा देंगी, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट, इन सबको बढ़ा देगी। और जब भी बैंक को लगेगा कि पैसे का फ्लो ज्यादा करना है तो इनको घटा देगी। ठीक है, देन कम्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आरबीआई के पास भी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी होती हैं और बैंकों के पास भी होती हैं। तो जब भी आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, सर्कुलेशन में पैसा ज्यादा है, बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन अरेंज करेगी और बैंकों को इनवाइट करेगी कि आओ चलो ट्रेडिंग करते हैं, तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करो, मतलब खरीदो मुझसे, नई सिक्योरिटीज आई हैं, अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो खरीद लो मुझसे। तो जो एक्सेस पैसा है बैंकों के पास, वो सिक्योरिटीज खरीद के आरबीआई उसको सक कर लेगी, एक्स्ट्रा पैसा सक कर लेगी, अपने पास ले लेगी। तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली पैसा कम हो जाएगा। और द वाइस वर्सा केस, जब इकोनॉमी में पैसा कम है तो आरबीआई इनवाइट करेगी वापस से बैंकों को कि आओ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे बेचो, मैं सामने पैसा देता हूँ। तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और ये सारे क्वांटिटेटिव पॉलिसी है, क्वांटिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। ओके, देन कम्स क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन मतलब जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको 100% लोन नहीं मिलता है, तो देयर इज अ रूल, होम लोन लेना है तो हमेशा आपको 10 to 20% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और बैंक जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करेगी, आपको 80% का लोन देगी। ये इसलिए किया है ताकि आप ना, कि बैंक सारा 100% लोन दे देगी ना, तो आप बिना अपनी वायबिलिटी चेक किए लोन ही ले लेंगे, लोन ले लेंगे और बाद में रीपे कर पाए नहीं कर पाए तो, और वो भी एक केस है। और इससे क्या है कि आपकी डिमांड, वो बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, जब आपको 100% लोन मिल रहा है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ गई पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो वापस से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और दूसरी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। अगर ये लोन लेना है तो 10 से 20% का मार्जिन कस्टमर को देना पड़ेगा, कार लोन लेना है तो इतना % मार्जिन देना पड़ेगा। वैसे ही वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, अगर आपको कोई लोन लेना है तो सामने एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। होम लोन में जो घर खुद होता है ना, वो ही सिक्योरिटी में होता है, जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक उसके कागज कस्टमर को मिलते नहीं हैं। सेम कार लोन में जो कार जो होती है, जिसका लोन लिया गया, वो बैंक के पास उसके पेपर पड़े रहते हैं जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाता। तो ये सब करके आरबीआई जो है सिलेक्टिवली कंट्रोल करती है क्रेडिट को। फिर कभी कभी वो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लगाती है कि एग्रीकल्चरल लोन देना है, स्टूडेंट को लोन देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे, और मतलब होम लोन देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, पर पर्सनल लोन देना है, बिजनेस को लोन देना है, इस तरह के बिजनेस को, मतलब स्मॉल बिजनेस को लोन देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, लार्ज इंडस्ट्रीज को बिजनेस लोन देना है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। ऐसे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करती है ताकि डिफरेंट सेक्टर्स में क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कम हो। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, एट द सेम टाइम लार्ज इंडस्ट्रीज में क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो इस ऐसे तरह से आरबीआई दूसरे पॉलिसीज अपनाती है। देन मॉरल सुएशन मतलब बैंकों को परसुएड करेगी, मनाएगी उनको, मतलब
कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, वो करेगी कि आपको ये चीज़ इकोनॉमी में आप पिलर हैं, आपको समझना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उनको कुछ गाइडलाइंस देंगे कि आपको ये सब करना चाहिए. सो दीज वर द मेजर्स RBI अडॉप्ट टू कंट्रोल मनी फ्लो इन द इकोनॉमी. बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब से इन्फ्लेशन वगैरह का दिक्कत रहता है, और जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है ना तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. RBI ने रेंज रखा है 4 +-2, 6 और 2 की रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना इकोनॉमी में वो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं. हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बाहर की फॉरेन करेंसीज के सामने हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाती है. तो ये सब चलता है. मतलब दीज आर द ह्यूज टॉपिक्स वी कैन डिस्कस. इंटरेस्ट हो तो टैग मी इन द कमेंट्स कि आप चाहते हैं हम वो टॉपिक पे डिस्कस करें, तो आई टेक दैट टॉपिक एंड वी विल डिस्कस अपॉन इट. ओके, एंड I will link this PDF in this description of this video. Okay, thanks for watching. Have a nice day. Keep learning and do give us a thumbs up please. Okay, bye bye.